स्वागत है बच्चों आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा अभ्यास के अंतर्गत पाठ 6 घमंडी मक्खी के अंतर्गत दिए गए समस्त व्याकरण अभ्यास का सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मक्का तथा मक्खी शब्द कक कख अक्षरों से बने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें उनके स्थान पर लिखिए। बच्चों, यहाँ पे आपको दो शब्द दे रखे हैं, कक और कख, यानी का को आप यहाँ पे देख रहे हैं आधे स्वरूप में, है ना। का को आप यहाँ पे आधे स्वरूप में देख रहे हैं। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा बच्चों कि स्वर की जब उच्चारण होता है, यानी स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी और ध्वनि या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, किंतु व्यंजन में ऐसा नहीं होता बच्चों। व्यंजन के उच्चारण में सदैव स्वर की सहायता ली जाती है, लेकिन जहाँ पर व्यंजन स्वर के बिना बोले जाते हैं, अर्थात स्वर के बिना उच्चारित होते हैं, वहाँ पर उन्हें उनके आधे स्वरूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे इन्हीं कारण से का को आधे अक्षर में यानी आधे वर्ण में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि का की ध्वनि यहाँ पे बहुत कम यानी हल्की है ना, और इसमें आ का उच्चारण साथ में नहीं है, यानी आ की ध्वनि साथ में नहीं है, इसलिए इसको इसके आधे स्वरूप में लिखे हैं। तो अब बच्चों यहाँ पे दो वर्गों में आपको शब्दों को बांटना है। ये तो बहुत ही सरल है बच्चों। आपको हेल्प बॉक्स में शब्द दे रखे हैं, आपको उनके वर्ग में लिख देना है। तो कक के वर्ग में क्या होगा? मक्का, पक्का, चक्का। और कख के वर्ग में मक्खी, मक्खी चूस और मक्खन, है ना। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, जब व्यंजन स्वर रहित उच्चारित हो और उसके साथ कोई व्यंजन जुड़ा हो तो वह उसके आधे स्वरूप में लिखा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। ये तो बच्चों बहुत ही सरल है और आपको मैंने कई बार बताया है, लेकिन एक बार मैं पुनः आपको बताऊंगी। समान लय वाले शब्द यानी जो सुनने में एक जैसे हैं, उच्चारण करने में एक जैसे होते हैं, उनकी ध्वनि हमें एक जैसी लगती है ना। हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि एक जैसे शब्द हैं, सुनने में बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ हमेशा अलग अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? समान लय वाले शब्द, है ना। इनका प्रयोग बच्चों कविता, जब हम कविता लिखते हैं या कविता बनाते हैं उस समय इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो चलिए हम अपना अभ्यास करते हैं। जंगल मंगल दंगल संगल, है ना। मकड़ी ककड़ी लकड़ी पकड़ी, है ना। शेर बेर घेर फेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन्हें और क्या कहते हैं? सही शब्द चुनकर दिए गए शब्दों के सामने लिखिए। इन्हें और क्या कहते हैं? कहने का मतलब, प्रश्न का मतलब ये है बच्चों कि इसमें इनको और किस नाम से जाना जाता है ना। जैसे पानी को हम जल के नाम से भी जानते हैं, है ना। या जैसे हम कभी कभी सुनते हैं कि मुझे ठंडा जल पीना है या मुझे ठंडा पानी पीना है। तो उसी तरह बच्चों यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको भी कोई दूसरे नाम से जाना जाता होगा, आपको उन्हीं नामों को यहाँ पे बताना है। तो बच्चों ये कैसे शब्द हुए? समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, है ना। पर्यायवाची का मतलब होता है, समानार्थी शब्द का मतलब होता है एक ही शब्द को और दूसरे नामों से जाना, है ना, एक जैसे नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हेल्प बॉक्स में शब्द दे रखे हैं। तो जंगल को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? हम वन। शेर को सिंह, है ना। स्नान को नहाना, हिम्मत को साहस। तो बहुत ही सरल था।
आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों, आपको मैंने वचन पढ़ाया था ना, संज्ञा के जिस शब्द से, है ना, उसकी संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। संज्ञा के जिस शब्द से उसके एक होने का बोध हो, एक वचन, और संज्ञा के जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। तो अब आपको बच्चों वाक्य को ही वचन में बदलना है। एक वचन में वाक्य दे रखा है, पूरे वाक्य को आपको किस में बदल देना है? बहुवचन में। तो शुरू करें। शेर ने पंजा मारा, तो क्या होगा बच्चों? आपको पता है इसके साथ कभी कभी जब हम संज्ञा शब्द को बदलते हैं तो क्रिया शब्द भी बदल जाती है, क्रिया शब्द का भी वचन बदल जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। शेर ने पंजे मारे, मक्खी भिनभिना रही थी, मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। मकड़ी ने जाला बनाया, मकड़ियों ने जाला बनाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये तो बहुत सरल है, यहाँ पे मैंने वाक्य प्रयोग कर रखा है, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं। शब्द क्या है? घमंड, कोशिश, हिम्मत, है ना। इन सभी शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। अगला है, दिए गए मुहावरों से वाक्य बनाइए। आग बबूला होना यानी क्रोध करना। अब इससे भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तो कर रखा है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आग बबूला होना यानी क्रोध करना। मंद मंद मुस्कुराना यानी खुश होना। इसका भी वाक्य प्रयोग मैंने किया है, लेकिन आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। नाक में दम करना, परेशान करना। इसका भी वाक्य प्रयोग आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए अगला है, कहानी घमंडी मक्खी से आपने जो सीखा उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, मैंने जब ये पाठ पढ़ाया था तो उसी समय आपको बताया था कि घमंडी मक्खी पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। इस पाठ से हमें बच्चों यह सीख मिलती है कि हमें अपनी बल बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड में व्यक्ति उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता और क्रोध में आकर कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेता है, गलत कार्य भी कर पड़ता है, जिसका परिणाम उसको सदैव पछताना पड़ता है ना। इस तरह जैसे आपने देखा पाठ में, मक्खी ने घमंड में आकर किस तरह से अपनी ताकत और अपनी उसको अहंकार में आकर वो लोमड़ी की बातों में आ गई। और है कि हमें कभी भी अपनी बल बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड में व्यक्ति उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता और कभी कभी क्रोध में आकर गलत कार्य भी कर बैठता है, जिसका परिणाम उसे हमेशा पछताकर ही चुकाना पड़ता है। जिस तरह से आपने पाठ में देखा कि मक्खी अपनी घमंड में, अपने ताकत के घमंड में आकर लोमड़ी की बातों में आ गई और मकड़ी के जाले में फंस गई। अंत में उसके प्राण संकट में पड़ गए और उसे बहुत ही पछताना पड़ा। तो बच्चों, आशा है आप भी इस पाठ से सीख लेंगे और आप भी अपनी बल बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करेंगे, है ना। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपके समस्त अभ्यास कार्य को हल करा दिया। अब आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।